हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है द नॉलेज क्लासरूम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर के आए हैं जियोग्राफी से संबंधित जो टॉपिक हमारे रहेंगे, जिसको हम छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, छोटे है छोटा एग्जाम हो या यूपीएससी की तर्ज पर सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो उन सभी के अंदर जो महत्व रहता है, एक जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एक अपना अलग ही महत्व रहता है। क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास आधारभूत नॉलेज होनी चाहिए। उस ज्ञान का हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब हमारी जो पकड़ है विषय के ऊपर, उसकी जड़ों तक अच्छी प्रकार से हो। अर्थात हमारा जो बेस है वही हमारा यदि मजबूत होगा, तो ही हम उसके ऊपर चाहे कितनी ही ऊंची मंजिल को खड़ा कर ले, तभी वो मजबूत हो सकता है। और उसको मजबूत बनाने का जो काम करता है, वो कौन करता है? ये बुक्स, ये एनसीईआरटी की जो पुस्तकें है, यही एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, रोल है, ये प्ले करती है। अब हम इस एनसीईआरटी के लिए यदि हम ये देखें कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास मुख्यतः जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अलावा यदि हम पॉलिटी के बारे में बात करें या फिर हम जियोग्राफी के बारे में बात करें, तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस भी इतना ही यहाँ पर वेटेज रखती है। जब हम किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक ऐसे है जो कि हमारे एग्जाम का एक किसी की एक सही दिशा में कदम उठाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो जिसके लिए हम इन किताबों को यदि बिल्कुल गहराई से जानने की कोशिश करना चाहे, तो हम इसमें छठी से लेकर के 12th तक की जो पुस्तकें हैं, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान अपनी दिनचर्या के अंदर यदि दे, हर रोज कुछ ना कुछ समय इन किताबों के लिए निकाले। क्योंकि किताबें ही उस व्यक्ति का एक सच्चा मित्र है जो इस जीवन के अंदर सफल होना चाहता है। भले ही वो कोई भी एग्जाम क्रैक न कर पाए, लेकिन जो इंसान बनाने का काम है, ये किताबें वहां पर बखूबी निभाती है। एक नॉलेजेबल इंसान जो समाज के अंदर अपना एक अलग पहचान बनाने में माहिर हो, ऐसा ये इंसान बनाने की अक्षमता ये किताबें अपने अंदर रखती है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियोग्राफी विषय के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक, सौरमंडल में पृथ्वी। जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो हमारी अर्थ है, उसका क्या महत्व है? सौरमंडल में जो पृथ्वी है उसका स्थान कौन सा है, और इसके यहाँ पर जो सौरमंडल है वो होता क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक माइंड मैप के तहत यदि हम देखें, इसका अध्ययन करने के लिए, सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो खगोलीय पिंड है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर उपस्थित है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा जो इस सौर मंडल का मुखिया है, सौर परिवार का जो मुखिया है, सूर्य है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
उसके बाद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ पिंड है जिसको हम उनमें है कुछ को ग्रह के नाम से जानते हैं उनके बारे में। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ जो अक्षुद्र ग्रह है उनके बारे में भी हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। अक्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किसके बीच में पाए जाते हैं, और तब जाकर के कहीं ना कहीं पर हम अपनी जो अर्थ है, अपनी जो आभा पृथ्वी है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो उपग्रह है, उपग्रह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं या प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, इनके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो चंद्रमा है उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे कि जो पृथ्वी का एक जो प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जो पृथ्वी है उसका स्थान कौन सा है। तो इनमें है कुछ के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ का आने वाली वीडियोज के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो खगोलीय पिंड है, जो खगोलीय पिंड है उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो होते क्या है। क्योंकि यदि हम रात के समय के बारे में बात करें, एक यदि बिल्कुल साफ रात है, मौसम बिल्कुल साफ है, और उस अंधेरी रात के अंदर यदि हम इस आसमान का अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारे जो टिमटिमाते हुए वस्तुएं नजर आती है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से अपना स्थान इस ब्रह्मांड के अंदर बनाए हुए होती है। तो यहां पर हम यदि बात करें किसके बारे में, चाहे सूर्य के बारे में बात करें या फिर हम मून के बारे में अर्थात चंद्रमा के बारे में बात करें, या जो रात के समय अनेक प्रकार के जो लाखों अरबों की संख्या में जो पिंड है और वो टिमटिमाते हैं या इस आसमान के अंदर पाए जाने लग रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड बोला जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस आकाश के अंदर जो आकाश है, इस आकाश के अंदर चाहे कुछ भी पाया जाए जो कि जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है या अन्य पिंड है, तो वो सारे के सारे जो चमकने लग रहे, जगमगाते हुए जो ये पिंड है जिसको हम किसकी संज्ञा दे सकते हैं, इसको हम खगोलीय पिंडों की संज्ञा दे सकते हैं। और इन्हीं को यहाँ पर क्या बोला जा सकता है, इसी का यदि हम एक अन्य नाम और लेना चाहे तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आकाशीय पिंड इनको कहा जा सकता है। क्या बोल सकते हैं हम इनको, आकाशीय पिंड हम इनको बोल सकते हैं। और यदि हम बात करें अपनी जो अर्थ है, हमारी जो आपकी जो हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है, एक आकाशीय पिंड है। क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा पूर्णतः जो ब्रह्मांड है उसके अंदर एक धूल के कण के समान ही इस धरती को हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो उसके बाद यदि हम बात करें जो ये खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों की जो विशेषता है, इसकी विशेषताओं के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटे, इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कि जो ये खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों को मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, बांटा जा सकता है। यानी कि खगोलीय पिंडों को मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। अब वो दो खगोलीय जो ये खगोलीय पिंड है इनको जो दो वर्गों में हमने बांटा है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक को तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक का नाम यदि हम यहाँ पर ले, क्या नाम यहाँ पर हम इनका ले सकते हैं, एक को हम बोल सकते हैं तारे, स्टार, और दूसरे का नाम हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, दूसरे को हम बोल सकते हैं ग्रह। यानी कि इन खगोलीय पिंडों को हमने अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया। एक को तो हमने क्या बोल दिया, स्टार यानी कि तारे, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, प्लैनेट यानी कि ग्रह हमने इनको बोल दिया। जो ये यहां पर प्लैनेट है,
प्लैनेट से क्या अभिप्राय है? जो ये प्लैनेट है यहां पर, प्लैनेट जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका जो अर्थ होता है, जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? घूमने वाला। यानी कि जो घूमने वाला होता है उसी को क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है, अर्थात प्लैनेट बोला जाता है। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि जो ग्रह है और जो तारे हैं वो क्या होते हैं। ग्रह के बारे में हमने जाना कि जो ग्रह है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो शब्द कौन सा है? प्लैनेट शब्द है। प्लैनेट का अर्थ क्या होता है? घूमने वाला इसका अर्थ होता है। घूमने वाला इसका अर्थ होता है प्लैनेट का। और जो यहाँ पर ये ग्रह होता है, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता क्या है कि इनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता। यानी कि जो इनकी ऊष्मा है इनकी खुद की वो नहीं है, और न ही इनका क्या है? प्रकाश नहीं। यानी कि स्वयं का नहीं है इनका, ये किसी और के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशमय होते हैं। और हमारी पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। और किस प्रकार का ग्रह है? जिसके ऊपर जो जीवन है वो संभव है। इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर अभी तक ग्रह जो जीवन है वो संभव है, और जो ये अपना प्रकाश लेती है और जो ऊष्मा ये प्राप्त करती है, ये सारे का सारा प्रकाश व ऊष्मा ये किससे प्राप्त करती है? ये प्राप्त करती है सूर्य से। यानी कि जो ऊष्मा और जो प्रकाश है ये पृथ्वी कहां से प्राप्त करती है? सन से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। और वर्तमान के अंदर जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8। पहले कितनी हुआ करती थी? 9। एक जो ग्रह था जिसका नाम क्या था? प्लूटो। जो 9वां ग्रह था उस ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो था। प्लूटो ग्रह था। प्लूटो ग्रह को क्या बोला जाता है? इसको बोना ग्रह कहा जाने लगा है। बोना ग्रह। तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइएगा कि बोने ग्रह को यानी कि प्लूटो को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? ग्रहों की क्या खासियत मानी गई है कि वो एक निश्चित रास्ते के ऊपर से, यानी कि एक निश्चित जो पथ होता है उसके ऊपर से ही ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जो प्लूटो था वो क्या करने लग रहा था? किसी अन्य के रास्ते से ये गुजरने लग रहा था, जिसके कारण से जो ये खगोलविद थे उन्होंने ये कहा कि जो प्लूटो है उसको हम क्या नहीं मान सकते? ग्रह नहीं मान सकते। उसको केवल क्या बोला जाने लगा? उसको एक बोना ग्रह बोला जाने लगा। तो ये बैठक कब हुई थी? उस संघ की बैठक कब हुई थी दोस्तों? आप कमेंट करके बताना, और उस संघ का नाम क्या था वो भी आप हमें बताना। तो तब से लेकर के ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है, जिसके बारे में हम उन ग्रहों के बारे में डिटेल से आगे वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यदि हम तारों के बारे में बात करें, यानी कि जो स्टार है इनके बारे में यदि हम जाने, तो इन तारों का क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होता है, और वह ऊष्मा। यानी कि इनका खुद का तो प्रकाश हुआ और खुद की ही ऊष्मा होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? तारे बोलते हैं। और जो ये तारे होते हैं इनको हम पिंड बोले तो ये किस चीज के बने हुए होते हैं? गैसों के बने हुए होते हैं। गैसों से बने हुए होते हैं ये जो तारे हैं, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। तो ये किस चीज से बने हुए होते हैं? ये गैसों से बने हुए होते हैं। और इनके अंदर जो अत्यधिक मात्रा में जो ऊष्मा है या जो प्रकाश है उसका क्या होता रहता है? विकिरण भी होता है। क्या होता है? विकिरण भी इनका होता रहता है। और जो दूर से देखने पर जो ये तारे हैं वो हमें किस प्रकार के से दिखाई देते हैं? क्योंकि अक्सर रात के समय जब हम इन तारों को देखते हैं तो इनका आकार बिल्कुल
एक बिंदु के समान एक छोटा आकार होता है। दूर से देखने पर जो ये पिंड है हमें किस प्रकार के दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। और यदि यद्यपि हम बात करें जो सूर्य है वो भी क्या है, एक स्टार ही है, एक तारा ही है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में यदि हम जाने तो सौरमंडल के अंदर जो सौरमंडल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, सूर्य से होता है। और सूर्य के साथ साथ जो अन्य यहां पर 8 ग्रह है उनसे मिलकर के ही ये एक परिवार बनता है, जिसको किसकी संज्ञा दी जाती है, सौर मंडल की। या इसी को हम कह सकते हैं किसका निर्माण हुआ, एक सौर परिवार का निर्माण हुआ, एक सौर परिवार बना। यानी कि सौरमंडल के अंदर जो सूर्य है, 8 ग्रह है या अन्य जो सूर्य का चक्कर लगाने लग रहे हैं, तो उन्हीं से मिलकर के किसका निर्माण होता है, इस सौर परिवार का निर्माण होता है। क्योंकि यहां पर इनके अलावा, इन 8 ग्रहों के अलावा कुछ अन्य पिंड भी है जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं। तो इनके इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम उपग्रह की संख्या भी दे सकते हैं। उपग्रह, क्योंकि जो ये ग्रह है इनके भी कुछ ना कुछ चंद्रमा है जो इनके चक्कर लगाते हैं। जब वो इनका चक्कर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, साथ में सूर्य का चक्कर भी लगाने लग रहे हैं। तो इसको भी क्या माना जाएगा, इनको भी यहां पर सौर परिवार का सदस्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे सन के बारे में, अर्थात जो सूर्य है। जो सूर्य है, सूर्य के बारे में यदि हम जाने, सूर्य जो है क्या है, सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है, जो सौर परिवार है, सौर परिवार है उसके केंद्र में, सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित है जो ये सूर्य है। कि मान लीजिए कि यहां पर ये सूर्य है, सन है, और जो ये ग्रह है कुछ इस प्रकार से यहां पर क्या करने लग रहे हैं, एक दीर्घवृत्ताकार आकार में सूर्य का चक्कर लगाने लग रहे हैं। और सूर्य के इस परिवार में जो सूर्य ही है वो क्या है, सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है। अब इस सूर्य की विशेषताओं के बारे में यदि हम जाने तो क्या क्या विशेषता है, ये अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है। यानी किससे बना हुआ है, गर्म गैसों से बना हुआ है। कौन, सूर्य गर्म गैसों से बना, कौन बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है। अब कौन कौन सी गैसें जो मुख्यतः सूर्य के अंदर पाई जाती है, हम यदि हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो लगभग 73% इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो पाए जाते हैं। कि सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा यहां पर हाइड्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 73.46%, 73.46% यहां पर हाइड्रोजन पाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर यदि हम बात करें, हीलियम, इसके अंदर पाई जाती है जो मुख्यतः 24%, यानी कि 24.85% इसके अंदर यहां पर ये पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। और कुछ मात्रा में एमजी, मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी जो मात्रा 0.05%, यानी कि सबसे कम, सबसे कम यहां पर क्या मिलती है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हीलियम यहां पर 24% है और यहां पर जो हाइड्रोजन है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, लगभग 73% के आसपास यहां पर ये पाया जाता है। और जो ये सूर्य है, सूर्य क्या है, ये एक जी टाइप, किस प्रकार का, जी टाइप, जी टाइप मुख्य अनुक्रमक तारा है। मुख्य अनुक्रम तारा है। यानी कि तारों के प्रकार में भी यदि हम बात करें कि जो सूर्य है वो किस प्रकार का तारा है, एक अनुक्रमक तारा है। और किस प्रकार का, जी टाइप का, जी टाइप का एक अनुक्रमक तारा है। कौन, जो ये यहां पर सूर्य है। अब सूर्य की यदि हम बात करें, ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा हम इसको मान सकते हैं।
13 लाख गुना बढ़ा इसको यहाँ पर क्या माना जाता है, पृथ्वी से बड़ा माना जा सकता है कि एक सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है, ऐसा माना जा सकता है। साथ में यदि हम बात करें इस पृथ्वी की दूरी की, यानी कि चंद्र जो यहाँ पर सूर्य है और मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इनकी दूरी के बारे में बात करें, अब जो है कि इस सर्कल का हम अनुमान लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये दूरी है ये कम है किसकी तुलना में, इस दूरी के, और ये दूरी इन दोनों की तुलना में क्या है, अलग है। यानी कि लगभग जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, वो कितनी मानी जाती है, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी यहां पर ये मानी जाती है। सूर्य से पृथ्वी या पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी मानी जाती है, ये लगभग मानी जाती है 15 करोड़ किलोमीटर। यद्यपि हम इस चित्र के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये दूरी है पृथ्वी की गति या सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाती है तो जिसके कारण से ये जो दूरी है ये क्या होने लग जाती है, घट भी जाती है, यानी कि 13 से 14 करोड़ भी पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं पर ये 17-18 करोड़ भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इससे ऊपर नीचे भी ये हो सकता है कि हमने एक अनुमान मान लिया कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास की है। और एक विशेषता और कि ये जो अर्थ है, अर्थ जो कि यदि सूर्य का प्रकाश इसको प्राप्त न हो तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी, यानी कि जिसके ऊपर क्या नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है आपको किस प्रकार की लगी, ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। इसमें किसी प्रकार की यदि आपको कमी लगती है तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी आप हमारे साथ साझा करें ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सके और एक अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके अपने टॉपिक्स को। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं, आगे जो बचा हुआ हमारा भाग है सौरमंडल में पृथ्वी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।